हाय स्टूडेंट, मैं धीरज कुमार रामानुज क्लासेस जहाँपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, JIC लेक्चरर्स एग्ज़ाम्स इत्यादि टीचर्स कंपटीशन की जो क्लासेस हैं वो जारी हैं। वैसे तो आप सभी किसी ना किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े ही होंगे, किंतु फिर भी आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अप्रोचेज़ या आपका जो ज्ञान है वो पर्याप्त नहीं है, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करें और आप बहुत कम समय में अपने अंदर काफ़ी अच्छा सुधार पाएंगे। इसके लिए मैं इस वीडियो में कुछ एक सेट्स या कहूँ कि प्रीवियस ईयर का पेपर निकलवाता हूँ जो कि यूपी टेट का है, जिससे कि आपको स्पेशली मैथ्स और इंग्लिश के लिए इसको कैसे डील करना है इसका ओवरव्यू मिल जाएगा। मैं आशा करूँगा कि आपको मेरा तरीका भी पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो इस सीरीज का पहला प्रश्न है, जो कि ज्योमेट्री से है। ठीक है, पहला ही प्रश्न ये लास्ट ईयर यूपी टेट के जो सेट है उसमें था कि चित्र में रेखा PAQ, थोड़ा फिगर को बड़ा कर लेते हैं। रेखा PAQ को बिंदु A पर स्पर्श करती है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि CAQ, इसमें एंगल CAQ, ये CAQ ये वाला दिया गया 70 डिग्री, तो आपको बताना है कि ABC कितना होगा। ठीक है, देखो कुछ एक स्टूडेंट्स इसको ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ऐसा सोचते ही छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे कुछ एक स्टूडेंट्स, ओके। या कुछ एक थोड़ा इसमें ट्राई तो करेंगे, लेकिन या तो उनको फॉर्मूला या कोई थ्योरम वगैरह नहीं आती होगी तो वो भी इसमें इसको छोड़ ही देंगे, या फिर अगर कुछ करेंगे भी तो वो तुक्का इसमें मारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जहाँ भी उनका मतलब कि उनको अच्छा लगा, सुटेबल सा लगेगा, क्योंकि छोड़ के तो आएंगे नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है चूँकि, तो आप इसको तुक्केबाजी से करके आएंगे। देखो ऐसा है कि तुक्का जो लगाना होता है उसमें भी थोड़ा सेंस होना चाहिए, तुक्के में भी एक सेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो अभी आपको पसंद से आ रहा है उस पर तुक्का लगा आगे निकल गई, नहीं, सेंसिबल होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो तुक्के की एक्यूरेसी है वो कम से कम 90 to 95% तो हो। ओके, अब वो कैसे होगी, इसके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। वैसे तो मैथ्स को पढ़ने के लिए आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और काफ़ी सारे फार्मूलाज, काफ़ी सारी थ्योरम्स, मतलब आपको काफ़ी वक्त देना पड़ता है मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिनका नहीं है इम्प्रूव या जिनके जो बैकग्राउंड वो मैथ्स का नहीं है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि कम समय में कम फार्मूला से कम अप्रोचेस के साथ हम मैथ्स को डील कर लें, ऐसा कोई तरीका है क्या, तो वास्तव में ये मैं जो तरीके आपको बताने वाला हूँ अपनी सीरीज़ में, ठीक, ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो रामबाण का काम करेंगे। जैसे अब इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, कुछ लोग इसको कैसे डील करते हैं या अब मैं कैसे सिखाऊंगा आपको, आप उसको देखना। अब इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वो फॉर्मूला जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, एक वही लॉजिकल तुक्केबाजी, कैसे इसमें हम इसको डील करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। देखो स्टूडेंट, अगर मैं ये कहूँ कि इस समय ये एंगल कितना है, तो इतनी जानकारी तो आपको खैर होनी ही चाहिए, थोड़ी जो बहुत बेसिक जानकारी होती है ऑर्डिनरी टाइप, कि ये एंगल 90 डिग्री है ना, इतना तो पता ही होगा। मैं अगर कहूँ आपसे ये कितना होगा तो आप कहेंगे कि ये लगभग 45 या 50 के आसपास होगा। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि ये कितना होगा तो आप कहेंगे कि 80 के आसपास होगा। तो अगर मैं मैथ्स में कुछ चीज़ें तो लॉजिकल बनाता हूँ, कुछ चीज़ें मान लेता हूँ, तो मैथ्स का क्या होता है, अगर ये कह दिया मैंने कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि है, ये लिख दिया कहीं मैंने कि एंगल ये वाला 90 डिग्री है, तो मैथ्स में ये स्वीकार्य है। लेकिन लॉजिकल तरीके से ये है नहीं, वैसे लॉजिकल तरीके से तो ये वाला 90 डिग्री होगा ना, बट मैथ्स में चीज़ें मान ली जाती हैं तो मान भी सकते हैं। तो दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक तो एज्यूम्ड जो कि लॉजिकली ठीक नहीं होती, और एक लॉजिकली ठीक से लगती हैं। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन में क्या लॉजिकल ठीक है उसको हम देख लेते हैं। अगर मैं आपसे, जो कि इसमें एंगल दे भी रखा है, ये पूछूं कि CAQ अगर लॉजिकली देखें, क्या ये 70 डिग्री होगा PAQ रेखा पर, क्या ये ऐसा जो बनाया ये 70 डिग्री होगा। मैं इसको 70 डिग्री बोलता तो ये इलॉजिकल था, बट इसको 70 डिग्री अगर कह रहा हूँ तो एक बात को कह सकते हैं, हाँ लगभग लगभग 70 के आसपास होगा। ठीक, तो आपने ये पाया जो है ना एंगल CAQ, एक तरह से स्ट्रक्चर में भी आपने 70 ही पाया है और लॉजिकली आपको लग भी 70 ही रहा है कि हाँ 70 ही होगा। तो ऐसे में ये पूरा चित्र ही लॉजिकल है, पूरी फिगर लॉजिकल है। मतलब आप अगर इसमें कंपास वगैरह से, प्रोटेक्टर वगैरह से, ठीक है, इस्तेमाल करके वैल्यूज़ मापने लग जाए ना,
तो लगभग लगभग ठीक आएंगे। ओके, मतलब आपको कोई फॉर्मूले की फिर ज़रूरत नहीं है। ओके ना। अब इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया है ए बी सी, ये पूरा पूछा गया है, तो आप ऐसा करिएगा, बी पर एक परपेंडिकुलर डालिएगा। तो ये क्या आपको परपेंडिकुलर, फिर से डाल देते हैं, बिंदु बी पर परपेंडिकुलर। तो क्या लगभग आपको ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है? लग रहा है ना बिंदु पी पर। थोड़ा मैं ठीक नहीं बना पाया, पॉइंट बी तक नहीं पहुंचा, लेकिन अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर ये परपेंडिकुलर लगेगा? नहीं ना, ये तो नहीं लगेगा ना। ठीक है, तो ऐसे में हमने जब इस पर परपेंडिकुलर डाला है ये इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर लग भी रहा है। अब चूंकि ये एंगल जो है पूरा हमें निकालना है, ठीक है ना, सी बी ए या ए बी सी, तो आपने ये पाया है कि जब इतना 90 है, यहाँ तक 90 है, तो इससे आगे 90 से प्लस होगा। अपने विकल्प देख लीजिएगा, 90 से प्लस कितने हैं, सिर्फ एक ही तो है ना। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हम इसको फिगर बेसिस पे ही कर सकते थे। लेकिन ये ज़रूरी है इसके लिए कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपके विकल्प हैं, ठीक, वो ज़्यादा क्लोज ना हो। देखो तुक्केबाजी ऐसे नहीं कि हर जगह 100% काम करती है एक्यूरेसी से। ठीक है, ये कभी कभी जब आप ऑप्शंस क्लोज पाते हैं, मान लो एक ऑप्शन ऐसा होता है 109, 110, 115, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। लेकिन फिलहाल 90 प्लस एक ही वैल्यू थी जो कि पहला ऑप्शन था। आपने इसको इस तरह से किया, बिना किसी थ्योरम, बिना किसी फॉर्मूले के। अब इसे अगर थ्योरम या फॉर्मूले से करते तो कैसे करते? ठीक है, तो थ्योरम से करने के लिए आपको इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए थी। वो क्या, उनको हम देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, पहले तो आपको ये देखना था कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या। चक्रीय चतुर्भुज होता है कि जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त पर उपस्थित हों, तो उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब इसमें कुछ स्पेशलिटी क्या होती है चक्रीय चतुर्भुज की, वो ये कि इसमें आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना, उनका सम होता है 180। ए बी, अगर ये सी डी होता तो इसमें ए प्लस सी का मान कितना होता, 180 होता, और ऐसे ही आपका बी प्लस डी का वैल्यू भी कितना होता, 180 होता। ओके ना। तो एक तो ये बात आपको याद रखनी थी। दूसरा और क्या, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ एक ही थ्योरम नहीं बल्कि दो या उससे अधिक थ्योरम पता होनी चाहिए थी। दूसरी थ्योरम क्या होगी कि किसी भी वृत्त में अगर कोई ट्रायंगल है और किसी एक शीर्ष से कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये वाले, ये जो एंगल होते हैं ना, ये इस ट्रायंगल के किन्हीं एंगल्स के इक्वल होते हैं। वो किस किस के होते हैं? देखो ये वाला तो इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है। इनको बोलते हैं एकांतर वृत्त खंड के कोण। एकांतर माने ऐसे समझ लो, एकांतर किसको कहते हैं? जब आप पहला लाइन पढ़ते हैं तो एकांतर इसको तो बोलते हैं ना, अल्टीरियर, है ना, जस्ट उल्टी उल्टी तरफ। तो जैसे इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका ये, और वृत्तखंड, ये वाला एक खंड हो गया इस त्रिभुज से, और एक वृत्तखंड ये है, ठीक है। तो एकांतर वृत्तखंड इसके साथ वाले वृत्तखंड से तो बना नहीं है, लेकिन दूसरा जो वृत्तखंड है उस पर बना है, तो ये वाला इसके इक्वल होता है। और इसके लिए एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो ये एंगल्स आपस में, ये वाला इसके और ये वाला इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम भी आपको पता होनी चाहिए थी। जब मैं इस टॉपिक को, ज्योमेट्री को प्रॉपर पढ़ाऊँगा, तो ये इस तरह की थ्योरम्स जो भी हैं आपको लिमिटेड थ्योरम ही करानी होती है, जो कि यूपी टेट वालों को, सी टेट वालों को, या फिर जो ऐसे वनडे एग्जाम्स छोटे होते हैं उनको लिमिटेड ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं और लिमिटेड ही थ्योरम। तो मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। तो ये दो थ्योरम का पता होना ज़रूरी था। अब इन दोनों थ्योरम को इस क्वेश्चन में अप्लाई करना था। वो कैसे कि ये अगर 70 है तो ये वाला इसका क्या कहलाया जाएगा? एकांतर वृत्तखंड का कोण कहलाया जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाले का ये जो बना है CAQ जो दिया गया है 70, इसके बराबर होगा, तो ये भी 70 डिग्री हो गया। और अभी थ्योरम मैंने ये भी बताई है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं ना, उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो जैसे ये 70 हो गया, तो ये पूरा इसके सामने ही तो ना ABC, इसका मान कितना हो जाएगा? 110। तो ये थ्योरम से जो कि एक्यूरेट वैल्यू आएगी, ओके ना। इसमें कोई तुक्केबाजी या ऐसा कोई लॉजिक नहीं था, इसमें फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है। क्योंकि आमने सामने का सम कितना होता है? 180, तो 110 प्लस 70 कितना हो गया? 180 हो जाएगा।
मुझे लगता है ये दोनों तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य, क्रय मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जो आपने पॉकेट से अपने खर्च कर दिया, तो तुम 8 पेन लाए हो, अपने पॉकेट से कुछ अमाउंट आपने दुकानदार को दिया, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब जब ले आए ना तो आप घर पर अपने लाकर बेचते हैं, आप भी एक विक्रेता हैं, तो आपने क्या किया, 6 पेन जो बेचे उससे ही आपको 8 पेनों के क्रय मूल्य का जो अमाउंट होगा वो प्राप्त हो गया, ठीक है, क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। मतलब 6 बेच करके ही आपको क्या मिला, कॉस्ट प्राइस मिल गया, ठीक है। मतलब 6 का जो विक्रय बेचने पर 6 पेनों से जो कॉस्ट प्राइस आता है वो 6 पेनों से मिल जाता है आपको ना। कॉस्ट प्राइस कितने पेनों से मिल जाता है, सिर्फ 6 पेनों से ही। और आप उस पर कितने पेनों का लाभ कमा रहे हो, 2 का, क्योंकि 2 तो आपके पास बच ही रहेंगे ना, है ना भाई। 6 बेच करके ही आपने पाया कि भाई जितना खर्च हुआ था पॉकेट से सारा मिल गया, अब 2 का आपको क्या होगा, प्रॉफिट। तो 6 पेनों पर आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 2 का हो गया, ठीक है। और इंटू 100 परसेंटेज, तो ये निकालने के लिए 100 से इसमें गुणा कर देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना ना, कि 2 पेनों का फ़ायदा हो गया सिर्फ 6 बेच करके ही, तो 2/6 इंटू 100 ये प्रॉफिट हो गया, ओके। तो 2 तिया 6, तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 2/6 इंटू 100 इक्वल टू 2 तिया 6, 100/3 या कहें 33 सही 1/3%, ठीक है। क्या कहेंगे, 33 सही 1/3%, मतलब पहला विकल्प हो जाएगा, ओके ना। तो ये आपको कैसे किया याद रखना है। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। देखो जो स्टूडेंट्स 1-2 अटैम्प्ट दे चुके या प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। मतलब आने वाले समय में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ एक इसको वहाँ करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए या तो कन्फ्यूज हो जाएंगे या इरिटेट होंगे, उस इरिटेशन के कारण इसको छोड़ेंगे या फिर मान लीजिए कि गलत कर सकते हैं, जो भी है, ठीक। अब इसे करने का सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके पहले थोड़ा आपको बता दूँ कि परिमेय संख्या क्या होती है। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें संख्याओं के बारे में जानकारी दी है, जिसमें प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, या सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती हैं, चतुष्फलक की संख्या क्या होती है, पेंटाटोप नंबर्स क्या होते हैं, वो सारा मैंने आपको वहाँ डिस्कस किया है। रोमन नंबर्स किसको कैसे किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सारी चीज़ें मैं डिस्कस की, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख लेंगे, मैंने उसमें थंबनेल डाल रखा हुआ है सभी में, ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसे करने का तरीका सबसे बेस्ट है, अगर आप इसको करेंगे या तो दशमलव रूप में करेंगे कुछ एक, ठीक है, जो कोचिंग वगैरह नहीं लेते हैं या फिर जिनको शॉर्ट ट्रिक के बारे में नहीं मालूम है, तो वो इसको दशमलव रूप में कन्वर्ट करके करेंगे, ठीक। वो कैसे कि वो इसमें आप सॉल्व कर लेंगे या तो 3/5 को, कि 5 छंग 30.6 और ऐसी 5 अट्ठे 40.8, फिर इनको कन्वर्ट करते रहेंगे, तो वो काफ़ी लेंथी लगेगा और इरिटेटिंग हो जाएगा, ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या है, देखो अगर हमारे पास संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती लिखी हुई और हमसे पूछता कि कौन सा इसके बीच नहीं है, तो पूर्ण संख्याएं करना आसान है। अगर मैं कहूँ कि 43 से 50 के बीच कौन सी नहीं संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, तो इस बात को बताना बहुत आसान है ना, बट फ्रैक्शन फॉर्म में बताना थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ठीक है। तो इसे करने का तरीका जो होगा वो देखेंगे कैसे करेंगे। क्योंकि आप एक चीज़ याद रखेंगे इस मेथड में कि जो अपोन में है ना, हर में, ठीक है, चाहे वो विकल्प के हर में है या क्वेश्चन के हर में है, आप उसका एलसीएम लेंगे या मैं कहूँ कि कॉमन मल्टीपल लेंगे। कॉमन मल्टीपल का मतलब एक ऐसी संख्या आप अपनी तरफ से मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि जो इन सब से कट जाए, तो वो संख्या क्या है, एलसीएम लेना आता भी होगा, अगर मान लो ऐसी संख्या नहीं मान पा रहे आप तो एलसीएम ले लो, जल्दी आ जाएगा। तो ऐसी संख्या 30 आपको मोटे तौर पर दिख रही है कि 5 से भी कटेगा, 10 से भी, 3 से भी, 30 से भी, ठीक है, सबसे कट जाएगा। तो आप पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आपको ये परिमेय संख्या दिख रही है किससे गुणा कर देंगे, 30 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब अगर 30 से आप गुणा करते हैं तो आपको क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो किस तरह से दिखेगी। जब आप यहाँ कीजिएगा तो 3/5 जो है वो कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। और जो 4/5 है वो कितना आ जाएगा, वो 24 आ जाएगा।
तो आपका क्वेश्चन अब क्या बना कि 18 और 24 के बीच कौन सी नहीं आती, तो आप विकल्प में 30 से मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 या 21। यहाँ 30 से पूरा 30 कैंसिल, यहाँ भी 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा जो गुणा करेंगे आप जिसकी। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ कितना मिलेगा आपको 30 से गुणा करके 20, इससे गुणा करके क्या मिलेगा आपको, ठीक है 20। तो इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं 21, 19, 16, 20, तो कौन सी ऐसी संख्या है जो 18, 24 के बीच नहीं है, तो 16 नहीं है। ओके, तो आप इसको जल्दी से कर जाएंगे, क्लियर है ना। ऐसे ही फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 पेन, 2 पेंसिल, 4 रबर का मूल्य 92 रुपीज़ है, 8 पेंसिल और 16 इरेजर का जो मूल्य है वो कितना है 68 है, तब 24 पेन का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, ये हमें बताना है। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं वही पहले लॉजिक या तुक्केबाजी वाला मेथड बता देता हूँ इसमें कि क्या कर सकते थे आप। जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते क्या करें, क्वेश्चन बनेगी कैसे सॉल्व करेंगे, जबकि आसान है वैसे भी ये, बट मान लो कन्फ्यूज़ हो गए कुल मिलाकर। ठीक है, तो अब इसमें तुक्का मारते हैं तो कौन सा मारते हैं। देखो, आप 24 पेन का मूल्य निकालोगे, ठीक है, मतलब जो भी एक पेन का मूल्य आएगा उसमें गुणा करेंगे 24 से। 24 किसका मल्टीपल है, 6 का और 4 का, या कहें कि 8 और 3 का, 8 या 24, लेकिन 6 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक ऐसा विकल्प देखना है जो 6 से कटे और साथ ही साथ 4 से, ऐसा देखना है। ठीक है, लेकिन हमारे तो ऑप्शंस इतने अच्छे दे रखे हैं कि यहाँ कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। मतलब 6 से डिवाइड होने वाला एक ही है, वो है 600। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने का तो तरीका काफ़ी इजी हो गया। मतलब आपको 24 का क्या देखना था, सिर्फ मल्टीपल देखना था, या 24 का भी आपको अगर पढ़ा नहीं पता था तो ये इसको ब्रेक करके आपने कितना पाया, 6 और 4। तो जो 6 का मल्टीपल है वो तो आंसर में होगा ही होगा ना, गुणा करके तो आएगा ही ना। ठीक है भाई, आप 24 से किसी संख्या की गुणा करेंगे तो उसमें 6 भी लिखा होगा, जो भी आएगा रिजल्ट उसमें 6 भी होगा, उसमें 4 भी होगा, ठीक है, या उसमें कहें 8 भी होगा, उसमें छुपा होगा, उसका फैक्टर होगा। तो ऐसा ही आपको विकल्प देखना था जो कि 6 का मल्टीपल हो, या फिर एक आपको ऑप्शन ऐसा देखना था जिसमें फैक्टर 6 हो, तो 6 इसका फैक्टर है। ओके, और किसी विकल्प में ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो तुक्केबाजी होगी, ठीक, लेकिन इसको किया कैसे जाता प्रॉपर ढंग से, उसको देख लेते हैं। ये जो डिविजिबिलिटी का जो केसेस है ना कि 6 से डिवाइड होगा, ऐसा केस देखना था, वो सब चीज़ों के लिए आपको ऐसे रिपीटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये नहीं कि इस क्वेश्चन को देख करके आपको बस समझ आ जाएगा। ठीक है, और ऐसी प्रैक्टिस मैं आपको कराता रहूँगा, मैं कुछ अपनी तरफ से सेट बनाऊँगा जैसा आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, वो उसमें आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन मैं बनाऊँगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराऊँगा, तो एक आपको बहुत बढ़िया ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, और एक अच्छा सा प्रैक्टिस जो पेपर होगा अरिहंत या किस जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे आपने सजेस्ट करेंगे उसका निकलवा दूंगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम प्रॉपर ढंग से कैसे करते हैं। देखो, 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का जो मूल्य है वो 92 है। अरे 2, 3 और 4 का तो बाद में पता होगा, क्या हमें एक सिंगल का पता नहीं पता ना। तो मान लेते हैं कि एक पेन का मूल्य x है, एक पेंसिल का y है और एक रबर का कितना है z है। तो इस तरह से 3 पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, 3 पेन का मूल्य आ जाएगा 3x। ओके, ऐसे ही 2 पेंसिल का कितना आएगा 2y, और उसी तरह से 4 इरेजर का कितना आएगा 4z, और ये सारा मूल्य है किसके इक्वल, ये दिया गया हमें 92 के। ठीक है, ये किसके बराबर दिया गया है 92 के बराबर दिया गया है। ठीक, थोड़ा इसको आगे लिख लेते हैं, ये बराबर दिया गया है 92 के। फिर अगला जो केस है उसमें क्या बोला गया कि 8 पेंसिल, देखो पेंसिल तो बाई है ना, एक तो 22 रुपये की है, तो 8 कितने की हो जाएगी 8 बाई की। ऐसे ही 16 इरेजर जो हैं, तो हमने z की मानी ना एक, तो 16z हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा 8 बाई प्लस 16z इक्वल टू, और ये दिया गया हमें 68 रुपीज़ में। ठीक है, कितना दिया गया है 68 रुपीज़ में। अब यहाँ 2 समीकरण बनी है। देखो, गणित का नियम ये है कि जितने आपके पास ये वेरिएबल होते हैं ना, उतने ही आपके पास इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ इसमें ऐसा लॉजिक, एक ऐसा ट्रिक, ठीक है, या कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा
कि दो वैल्यू एक साथ गायब हो जाएं जिससे, ठीक। तो यहाँ गायब हो जाएंगी दो वैल्यू एक साथ। अगर काश आप इस समीकरण को पूरी को 4 से भाग कर दो, तो जब 4 से भाग करोगे इसको तो ये कितना बनेगा, 4 दूनी 8। इसको भी भाग कर देंगे, 4 चौक 16, बीच में प्लस का साइन रख देंगे ऐसे ही, और ऐसे ही इसको भी भाग करेंगे तो 17 चौका 68। तो आपको क्या मिला, 2/4z और 17, ठीक। अब ये मेरे दिमाग में 4 से भाग करना क्यों आया, क्योंकि मुझे बाई और z की इक्वेशन दे रखी है, यहाँ मेरे पास 2/, है 2/, यहाँ कब बनेगा, जब 4 से भाग किया जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप में से कहेंगे कि 2/, ही क्यों बनाया, देखो इक्वेशंस तो घटती है ना, जब 2/, में से 2/, घटाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो हम इस इक्वेशन में से एक में से इस इक्वेशन को घटा देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं, 2/, प्लस 4z का मान यहाँ रख देंगे 17। तो आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू ये आ जाएगी इसमें कि 3x प्लस 17 इज इक्वल टू 92, या 3x इज इक्वल टू 75 आएगा घटा करके। अगर आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना, 25, x का मान 25 आ गया। मतलब x है क्या, अब x देखिए तो सही क्या है, x एक पेन का मूल्य था, लेकिन आपको कितने पेन का मूल्य चाहिए, आपको चाहिए 24 पेन का मूल्य, ठीक है। आपको कितने का चाहिए, 24 पेन का मूल्य चाहिए, और एक का कितना आया अभी 25 रुपीज़, ठीक। तो कितना आएगा देखो कैलकुलेट करके कि 24 गुणा 25, 25 चौका 100, 10, 25 दूनी 50 और 10 60 आ गया ना, देखो 600 ही। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुछ एक आप में से कहने लगेंगे कि क्या पता ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है, 6 से 6 ही कट ही जाता है, इसमें नहीं बचता। अरे यार, इतना बड़ा कंपटीशन आपका नहीं है कि फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आएंगी। हाँ, अगर आएंगी तो मैंने आपको बताया है ना, फिर तो वो स्पेशल केस हो गया ना, आपकी तुक्केबाजी, फिर लॉजिक उस सेंस या सेंस वाला जो तरीका है वो तो फेल होगा। मैंने कौन सा उसको 100% बोला है कि वो ठीक होगा, बट 95% केसेस में तो ठीक होगा ना, ओके। लेकिन ये बहुत रेयर होगा अगर ऐसा हुआ भी तो। देखो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया हो, ठीक है। मतलब अगर हमें ये चीज़ मिल जाए तब भी हम एक त्रिभुज का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। वो क्या क्या चीज़, हमें वही विकल्प चुनना है, ठीक है, कि ये अगर मिल भी जाए तब भी हम त्रिभुज नहीं बना सकते। सबसे पहला विकल्प है, अगर केवल 3 एंगल दे दिए जाएँ आपको तो क्या आप त्रिभुज बना लेंगे, ठीक। या फिर 2 एंगल दे दी जाए, एक भुजा दे दी जाए, क्या आप अभी भी त्रिभुज बना लेंगे। या फिर तीनों भुजाएं दे दी जाएं, क्या आप त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। या फिर 2 भुजा और उनके मध्य कोण दे दिया जाए, 2 भुजा और उनके मध्य कोण दे दिया जाए, तो क्या आप त्रिभुज बना लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको त्रिभुज को जानना पड़ेगा कि त्रिभुज नाम से समझ आया ना, 3 भुजा वाला, तो 3 भुजा होंगी तो फिर 3 कोण भी होंगे, ठीक है। तो महत्ता 3 को दी गई है, कोई 3 वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी क्या, उसमें भी वो 3 वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको 3 एंगल दे दूँ, मैंने आपको 3 एंगल दे दिए, ठीक है। तो क्या 3 एंगल मात्र मिलने से आप ट्रायंगल बना लेंगे, इस बात को हम बाद में कंसिडर करेंगे, पहले आगे वाली बातों को कंसिडर करते हैं, ठीक। जैसे अगर मुझे एक भुजा दे दी, मान लो मुझे कह दिया कि ये एक भुजा है और 2 एंगल हैं 30 डिग्री का और 70 डिग्री का, ठीक है, इन भुजाओं से, इन सिरों से, तो 30 डिग्री और इस तरह से 70 बना करके मैं एक त्रिभुज का निर्माण कर लूँगा। देखो ये है भुजा, ये क्या है, भुजा। आप कहोगे आपने ये भी तो भुजाएं खींची हैं, मैं कहूँगा नहीं, ये रेखा खींची है मैंने। भुजा में और रेखा में अंतर होता है, ठीक है। भुजा मतलब कोई एक लिमिट या फिर एक ऐसा मान जो कि आपको एग्जिस्ट कर दे, मतलब भुजा जो हो सकती है एक लिमिट में होगी, इसका कोई वजूद होगा, जबकि रेखा का कोई वजूद नहीं होता। रेखा अनंत तक हो सकती है लेकिन भुजा अनंत तक नहीं हो सकती। समझ गए ना, इस लिमिट का मीनिंग समझ गए ना आप, ओके। तो एक भुजा दे दे, 2 एंगल दे दे, तब भी आप क्या बना देंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। आगे देखते हैं फिर 3 भुजाएं दे दें, हाँ 3 भुजाएं अगर मिल जाएं, ठीक है, तब भी हम क्या बना सकते हैं, एक त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर मैं कहने लगूं भुजाओं की माप दे करके कि भाई एक 9 है, एक 3 है, एक 6 है, तो क्या बना पाएंगे, तो अभी तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक 9 खींचेंगे, यहाँ से 6 खींचना चाहेंगे
3 खींचना चाहेंगे तो आप ये मत समझना कि यहाँ कटेंगे, नहीं, 6 और 3 इसी लाइन पर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा समझ लो कि 9 सेंटीमीटर का एक डंडा है और एक 6 का एक 3 का। अब जब इन 2 डंडों को इन किनारों पर रख करके, इन किनारों पर रखकर आप मिलाना चाहेंगे तो मिलेंगे नहीं, वो इस पर सीधे सीधे पट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 6 3 9, ये भी 9 और पूरी भुजा भी 9। बात समझिए ना। तो त्रिभुज बनने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी हैं, ये समझना भी आपको ज़रूरी है। मतलब आपने ये पाया है कि त्रिभुज बनाने के लिए आपको भुजाएं मिले तो सही तीनों, लेकिन उनकी वैल्यूज़ पर भी निर्भर करेगा त्रिभुज का बनना। फिर नेक्स्ट है 2 भुजा और उनके मध्य कोण दे दिया जाए। 2 भुजा दे दे, एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही, ठीक है, ये लिमिटेड हो गई। तो आप इससे इसको मिलाएंगे, रेखा खींच दो या सीधी, तो मिलेगा तो त्रिभुज ही ना। तो आपने ये पाया कि 4th और 2 विकल्प जो है ये तो 100% ठीक है। मतलब अगर ये चीज़ दे दी जाती हैं तो त्रिभुज तो बनना संभव है ही। अब इसका और इसका प्रॉब्लम है कि इसमें और इसमें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मैं कहूँ 3 कोण दे दिए जाएं, ठीक है। देखो 3 कोण अगर आप बनाएंगे उसमें भी प्रॉब्लम, वही मैंने बताया ना कि आपको 180 डिग्री पता होना चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे कहने लगूँ कि 90 90 और 90 3 एंगल दे दूँ कि बनाओ त्रिभुज, तो ये पॉसिबल तो नहीं होगा। तो त्रिभुज बनाने के लिए ज़रूरी क्या है, 3 भुजाओं का होना, ठीक है, और उसमें भी वो कंडीशन होती है। लेकिन 3 एंगल देना, 3 एंगल दे करके हम कह दें कि हाँ बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 3 एंगल देने से ट्रायंगल संभव नहीं है। 3 भुजा देने से संभव है, 3 मतलब 2 कोण एक भुजा देने से संभव है, और 2 भुजा और उनके मध्य कोण देने से त्रिभुज का निर्माण संभव है। बाकी 3 कोण दे दे सिर्फ, उससे त्रिभुज बन जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 9 का स्क्वायर। अगर आप इनका सबका स्क्वायर करने के बाद सम करेंगे ना तो उसकी वैल्यू होती है 285। क्या वैल्यू होती है उसकी? 285 होती है। ओके, तो हमें बताना है अगर ये केस इस प्रकार से मिल जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये दिया है और ये बताना है, ठीक। तो ऐसे में हम कहें कि शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक बन तो सकती है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बन तो सकती है, लेकिन इन ऑप्शंस के साथ नहीं बन सकती। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़े से ऑप्शन उचित इसमें आ जाते तो ये बोल देता कि आपको सिर्फ उस विकल्प को देख लेना है जो 11 का मल्टीपल हो। क्यों? देखो इसमें भी 11 छुपा है, इसमें भी 11 छुपा है, इसमें भी 11 छुपा है, मतलब सभी टर्म्स में 11 छुपा हुआ है। और सभी में अगर 11 छुपा हुआ है तो आपको 11 का मल्टीपल देखना है। और 11 का मल्टीपल का नियम क्या होता है ये डिस्कस हम कभी बाद में ही करेंगे, जब इसमें लगना नहीं है तो बेकार डिस्कस करना, ठीक है। या फिर भी बता देता हूँ कि होता इसमें यह है कि एक पद छोड़ करके एक पद का योग लेना होता है। एक पद छोड़ना है और उसके नेक्स्ट का योग ले लो, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या काम करते, इस क्वेश्चन में हम पहले विकल्प को अगर कंसीडर करें तो क्या करते, मान लो अगर ये ऑप्शंस अच्छे होते तब क्या करते, 3 का 4 का और 5 का सम करेंगे तो 4 3 7 5 12, और ऐसे ही 4 और 8 का 12। अगर ऐसा करने पर डिफरेंस 0 आ जाए या कोई 11 का मल्टीपल आ जाए, मतलब 11 22 33, तो वो पूरी संख्या भी 11 से डिवाइडेड होती है। या फिर 11 से इसको भाग करके देख लेते, ठीक है, अगर ये नियम भी नहीं लगाते तो जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल होता वही आंसर आ जाता। फिर ये सब आप जो केसेस मिले इन सब का कोई आपके लिए यूज़ नहीं था, ठीक है। क्या दिया है क्या नहीं, बस 11 का मल्टीपल देखो। बट इसमें 11 के मल्टीपल जो है सिर्फ सिंगल नहीं है, इसमें ये भी 11 का मल्टीपल, ये देखो 4 2 6 5, नहीं ये नहीं है, सॉरी ये तो नहीं है, 4 2 6 5 11, 11 हो गया, 8 4 12, ठीक है, ये भी नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर ये भी नहीं है ना, तो ये वाला तो बनेगा ना फिर भी कि 3 4 और 7 5 12 और 8 4 12, तो ये वाला भी 12 माइनस 12 हो गया, ये वाला भी बना 12 माइनस 12। चलो बन जाएगी भाई, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं। देखो वो कैसे, अब इसमें 2 विकल्प ऐसे हो गए जो 11 के मल्टीपल हैं। अब किसको टिक मारे, है ना, किसको टिक मारे, इसको या फिर इसको। अब एक चीज़ देखिएगा ज़रा, जब आप ये देख रहे हैं ना कि पॉइंट 2 और 2 का होल स्क्वायर है, ऐसे ही बीच में यहाँ 0.44 आएगा नहीं आएगा, और उसका भी होल स्क्वायर। देखो वैसे ही 0.44 तो इससे भी बड़ा है,
सिर्फ 0.44 की ही बात करूँ तो मैं, वो तो इससे भी बड़ा है भैया, ठीक है, वो तो इससे भी बड़ा है। और जबकि अभी तो 0.55 भी है, 0.66 भी है, 0.77 भी है, और सिर्फ 77 है नहीं है, ये सबके स्क्वायर भी हैं। तो स्क्वायर करने पर तो वैल्यू बढ़ जाती है, स्क्वायर करने पर तो वैल्यू वैसे भी बढ़ जाती है। तो यार ये फोर्थ विकल्प तो होगा नहीं, फोर्थ विकल्प तो फिर होगा नहीं, ठीक है, ये तो फिर होने से गया, ये वाला तो नहीं होगा। शायद मेरी बात आप समझे हो मैं क्या बोलना चाह रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ 0.34 लिखा है, बाद की वैल्यू चाहे अभी आप साफ भी कर दो, लेकिन ये मान होगा लगभग लगभग 0.34, और ये है 3.4। अब 3.4 वाला विकल्प लें या 0.34 वाला लें, इसमें हमें कन्फ्यूजन था, क्योंकि 11 का मल्टीपल ये भी है और ये भी है ना। या तो भाग करके देख लेते, या अभी मैंने जो बताया है एक टर्म छोड़ करके एक का सम करके केस वाला जो था उससे चेक कर लेते। अब यार 3.4 के ज़्यादा चांसेस हैं, वो क्यों हैं? देखो अगर मैं इस सीरीज में देखूं तो इस सीरीज में ये इसी को देख लो, सिर्फ यहाँ 10.99 लिखा है, 0.99 लिखा है, ओके। अगर ये 0.99 है तो सिर्फ 0.99 ही जो है वो इससे बड़ा है, ये तो 0.34 है ना, और इसका स्क्वायर भी है, जो कि वैल्यू कितनी आती है 9801, इसका मान ये आएगा, ओके। ऐसे सबके मान आएंगे, तो जब आप ऐड करेंगे तो दशमलव के इधर पद चला ही जाएगा, डिजिट चली ही जाएगी या संख्या चली ही जाएगी, ओके। तो ये हमारा पहला विकल्प ठीक हो जाएगा। आप में से यही सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसी शॉर्ट ट्रिक है, इससे बेटर तो ये है कि यहाँ इसको सॉल्व ही कर लेते, नहीं, ठीक, आप अभी गलत सोचने लगे, क्योंकि आप इन चीज़ों को भी सीख रहे हो। जब अच्छे से एक बार सीख जाओगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही काम आएंगी, है ना। देखो सीखने में अगर मैं आपको सिखाने लगूँ तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सिखाता भी हूँ और आपको यहाँ भी सिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया ना, ये वीडियो जो है स्पेशली लॉजिक और तुक्के या फिर ऐसे सेंस पर बेस्ड है जहाँ स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत ना करके भी क्वेश्चन को ठीक करना चाहता है, ओके, ऐसे लोगों के लिए है ये। तो ऐसे में तो कुछ साइंस के जो नियम हैं वो मुझे धीरे धीरे बताने होंगे ना, थोड़े थोड़े करके, ठीक। तो ऐसे ही इस बात को अभी आपने इस रूप में देखा, आने वाले समय में जब कोई 11 का मल्टीपल का केस आएगा तो हम उसमें फिर ये बताएंगे, तो एक ही बात बार बार रिपीट होगी, तब आपको लगेगा हाँ ये ज़्यादा नियम नहीं है, तो लिमिटेड नियम है, अगर ये हमें आ गए तो हम आसानी से बाई ऑप्शन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन के लिए ये डेटा जो दिया गया था, ये दे या ना दे इसका कोई औचित्य नहीं था मेरे लिए, बस मैंने 11 के मल्टीपल से और थोड़ा सा सेंस लगा कर क्वेश्चन कर दिया, ठीक। नहीं तो प्रॉपर ढंग से कैसे करते वो आप देखेंगे जल्दी से। अभी प्रॉपर ढंग से कैसे करेंगे, देखो उसको सभी ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं 0.11 है, अगर पॉइंट हटाते हैं तो आप पता है कि जितने अंक होते पॉइंट के बाद उतने जीरो नीचे आ जाते हैं 1 के आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहले वाला जो केस होगा 11/100 का होल स्क्वायर, ऐसे ही नेक्स्ट में 22/100 का होल स्क्वायर होगा, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में भी होगा, ठीक है। तो इन सबको हम प्रॉपर लिख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें आप ये पाएंगे 11 अगर इसको दशमलव को हटाएंगे 100, ठीक है, की पावर 2 पहला वाला बनेगा, ऐसे ही 22/100 का स्क्वायर बनेगा, और इसी तरह से आप सीरीज पाएंगे 99/100 के स्क्वायर की, ठीक। आप देख पा रहे हैं तो सभी में आपको दिख रहा होगा कॉमन 11, क्या दिख रहा है 11 कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखो 11 सभी से कॉमन ले लेंगे, और अपॉन में सबके क्या है 100 भी है, और सिर्फ सिंगल नहीं है, ये पावर 2 के साथ कॉमन आ रहा है। तो अब अंदर क्या बचा रह जाएगा वो देख लो, 11/100 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ 11 गुणा 2 करके लिखते हैं ना आप इसको, ठीक है, और वो पूरी पावर 2 आपने बाहर कॉमन ले ली, तो बचता क्या यहाँ 2, यहाँ ऐसे आगे 3 और डॉट डॉट 9 तक बचता। तो ये क्या आता, ये आ जाता 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और डॉट 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 9 के स्क्वायर तक, ठीक है। और इसी का मान आपको क्या दिया गया था, इसी का मान दिया गया था आपको 285 दिया गया था, तो पुट कर दीजिएगा 285। जब यहाँ पुट कीजिएगा आप 285, 11 गुणा 11 स्क्वायर कर दिया मैंने अलग अलग, और गुणा 285, तो आपने 11 की गुणा करके एक से किससे इससे गुणा करनी थी, और बाद में 4 अंक
इधर को दशमलव लगाना था। ठीक है, तो आप क्या पाते, आप जो पहला विकल्प है वही आप पाते। तो ये प्रॉपर ढंग हो गया करने का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि है साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत मतलब कि सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको, इसकी भाषा समझे कि क्या कहना चाह रहा है ये। ऐसा नहीं कि इसके लिए तुम्हें पूरा साधारण ब्याज पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई उधार उधार तो नॉर्मली घरों में चलता रहता है यार, दोस्तों से लेते रहते हैं। ठीक है, लेकिन चलो ब्याज के तौर पे नहीं लेते, बट साधारण ब्याज के बारे में जानकारी तो होगी ना थोड़ी बहुत। अब इसमें बोला गया है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ठीक है, 10 वर्षों में कितनी हो रही है, दुगनी। मतलब मैंने किसी को 1 रुपया दिया था और मुझे 10 वर्ष बाद कितने देगा, 2 रुपये देगा। तो ऐसा क्या हुआ कि मुझे वो 2 रुपये दे रहा है, 1 रुपये का वो ब्याज भी दे रहा है। तो 10 साल में कितने रुपए का ब्याज देता है मुझे, 1 रुपये का। अच्छा, उसने दूसरा केस क्या पूछा मुझसे कि कितने वर्षों में वह राशि 3 गुनी हो जाएगी। मतलब वही राशि जो 1 रुपये है वो 3 रुपये कितने टाइम में हो जाएगा। देखो अगर 1 रुपये 3 रुपये करना पड़ेगा ना, तो आपको 2 रुपये का ब्याज चाहिए होगा है। और आपको एक बात पता है कि 1 रुपये का ब्याज 10 साल में लगता है, तो ऐसे 2 रुपये का ब्याज जो कितने साल में लग जाएगा, 1 और 10 साल में, तो टोटल 20 साल लग जाएंगे। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ मैंने क्या बताया आपको कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो धनराशि है ना 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 10 वर्षों में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अगर 10 वर्ष में दुगनी हो रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या था कि जो 1 रुपया है वो 2 रुपये हो गया। 1 रुपया 2 रुपये होने का मीनिंग क्या है कि 1 रुपये का उसने मुझे ब्याज दिया, जिसको भी मैंने ये अमाउंट दिया था 1 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज आ गया। ठीक है, तभी तो दुगनी हुई। और कितने टाइम में हुआ ऐसा, 10 साल में। लेकिन उसने ये कहा गया, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि भैया 3 गुनी करनी है। तो 3 गुनी करने का मतलब तो ये है कि 1 रुपया 3 रुपये बनाना है। तो सीधी सी बात है 2 रुपये का ब्याज चाहिए होगा। अब 1 रुपये का ब्याज बनने में 10 साल लग जाते हैं, तो 2 रुपये का ब्याज बनने में कितने लगेंगे, और ले यार 20 साल लग जाएंगे। ओके, तो ऐसा कितने समय में होगा, 20 साल में। तो इसका पहला विकल्प ठीक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यदि p का p% 36 है तो p का मान, मतलब p किसके बराबर होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, जिसको मतलब नहीं पता है कि क्या करना है इस क्वेश्चन में वो देख लेंगे कि p का मतलब गुना होता है p%, वो किसके इक्वल दिया, 36 के। परसेंट का मतलब अपॉन में 100। ठीक है, इसे हटा दोगे तो यहाँ से मिलेगा p² और ये कितना हो जाएगा 3600 के। और आपको इसका वर्गमूल निकालना है, सिंपल हो जाएगा। ये किसका है, 60 का। ठीक है, ये किसका है, 60 का। तो p का मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसमें विकल्प हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, देखो ये जो मैं फ़ोटोज़ जो करा रहा हूँ ये मैंने डाउनलोड किए गूगल से, तो इसमें काफ़ी गलत सलत चीज़ें लिखे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा इसको दिमाग में ना रखिएगा कि क्या ऑप्शन है या किस तरह से टिक किया गया है। जो मैं करा रहा हूँ आप उसको देखिएगा। आगे क्वेश्चन है इसमें, देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये तो हर सेट में मिलता ही है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हर सेट में मिलता ही है। अगर हर सेट में ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के या फिर आने वाले समय में भी ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस जो होंगे वो तो 100% होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस रखनी चाहिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसमें आपको करने होते हैं फैक्टर, प्राइम नंबर के फैक्टर। जैसे इसमें प्राइम टर्म्स भी दे रखे, 2 की पावर, 3 की पावर, 7 की पावर, तो मतलब आपको इसके फैक्टर करने हैं। किसके, 2352 के। तो 2352 के फैक्टर कैसे करोगे कि पहले करेंगे आप 2 से डिवाइड। जब तक 2 से कम्प्लीटली नहीं कट जाता तब तक आप करते रहेंगे। तो ये जाएगा 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। फिर 2 से के 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से कि 2 ही खाना 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते। ओके, ठीक है, आपने 2 से डिवाइड किया फिलहाल।
अब उसमें देखो आगे लिखा है 3 की पावर समथिंग, तो आपको फिर 3 से डिवाइड करना है। 3 से क्या होगा, देखो 3 चौक 12 और 3 नम 27, तो 49 आ गया। अब 49 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 7 से, 7 सत्ते 49। तो इस तरह से आपने ये पाया कि इसके फैक्टर में 7 की पावर तो है 2 और 3 की पावर है 1, और जबकि 2 की कितनी है, 2 की पावर है 4 गुना 2 की पावर है 4। ठीक है, अब आप चूँकि क्वेश्चन देख पाए होंगे पहले, तो क्या लिखा था, इसको रेज कर देते हैं। 2 की पावर x लिखी है, 3 की पावर y लिखी है और 7 की पावर z लिखी है। तो इस तरह से कंपैरिजन करेंगे तो x का मान तो 4 आ गया, y का मान 1 और z का मान आ गया 2, और आपको इनका योग बताना था। तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट, तो क्या करते हैं, आपने समझ ही लिया होगा कि इसके फैक्टर करते जाते हैं और उसको पावर के जो जितनी बार आएगी उसकी पावर लिख दो, फिर कंपैरिजन कर दो। ठीक है, तो इस तरह से x बाई जेड की वैल्यू आ जाएगी और जो भी आपसे केस पूछा होगा उसमें आप पुट कर देंगे वैल्यूज। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी फैक्टर्स का है या फैक्टर्स से संबंधित है। क्वेश्चन है कि 100 के सम भाजकों की संख्या, भाजक मतलब फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं। वैसे फैक्टर्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, 37 मिनट की है, आप जा कर के थोड़ा हिस्ट्री में देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको वीडियो मिल जाएगी। और वो मैंने बड़े स्केल पे बनाई है, मतलब उसमें सी टेट के या फिर और भी जो बड़े एग्जाम्स एनवीएस केवीएस में भी अगर फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगा तो आप उसको आसानी से डील कर लेंगे। या वो तो बस स्पेशली मैंने सीजीएल वालों के लिए बनाया था, एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए। ठीक, अब इस 100 के जो समभाजकों की संख्या ये हमें बतानी है कितने होंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला वगैरह की ज़रूरत भी होती, ये ऑरल भी कर सकते हैं आप उन वैल्यूज़ को एज्यूम कर करके कि कौन सी ऐसी सम संख्या है जो 100 को पूरी पूरी तरह से काट देंगी। तो कौन कौन सी ऐसी संख्या है, देखो शुरुआत करते हैं हम स्टार्टिंग से ही। एक तो 2 से कट जाएगी, देखो 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, फिर आगे 10 से भी तो कट जाएगा ना, 10 250, उसके बाद 20 से भी कटेगा, किससे, 20 से भी कट जाएगा। तो ये सभी के सभी सम संख्या लिखी मैंने, और आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगी, 50। ठीक है, तो ये किससे चला जाएगा, 50 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे इसके जो टोटल भाजक है वो कितने आए हैं, 5। लेकिन अगर संख्या बड़ी होती तो ऐसे आप कब तक मानते रहते, है ना। ये है ना फिर कि अगर संख्या थोड़ी बड़ी होती या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती कि भाई 180 के कितने होंगे समभाजक, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमारी जो वीडियो है आप उसको देखिएगा, उसमें सम विषम भाजक, ठीक है, समभाजक विषम भाजक, या फिर अगर ये कहने लगे कि बताओ इसमें 5 के मल्टीपल जो हैं उन फैक्टर्स की संख्या बताओ, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने बताए हैं। इसमें पूर्ण वर्ग कितने होंगे, पूर्ण घन कितने होंगे फैक्टर्स, उस तरह के सभी क्वेश्चंस मैं वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। और बल्कि सम ऑफ फैक्टर्स भी मैंने वहाँ कराया है कि उन भाजकों का सम बताओ जो कि 100 के हैं सभी। ठीक है, तो उनका योग बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस आप उस वीडियो से देख लेंगे, फिलहाल हमने ऑरल ही काउंट कर लिए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में आते हैं वो छोटे होते हैं, उसमें इस तरह के फॉर्मूला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें तैयार रखना चाहिए अपने आप को। आगे क्वेश्चन है कि 3 की पावर 1989 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो शेषफल के जो क्वेश्चंस होंगे बड़े सिंपल से आपके एग्जाम में ही होते हैं कि 3 की पावर 1989 है और इसे भाग करना है 7 से, तो शेषफल क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने का तो जो आप विकल्प देख रहे हैं इसमें कोई मतलब तुक ही नहीं बनता कि आपको कुछ करना भी पड़ेगा। क्यों भाई, अगर 7 से किसी संख्या को भाग करते हो तो क्या 7 रिमाइंडर आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। अगर 7 आता ही तो मतलब 7 से कट जाती है ना पूरी पूरी, वो तो 0 आ जाता। ठीक है, तो 7 तो नहीं आ सकता, ये विकल्प नहीं। फिर 8 आ जाएगा, बड़ा कैसा आ जाएगा भाई, 7 से भाग करने पर 8 रिमाइंडर कैसा आ जाएगा। देखो किसी संख्या को जिस मतलब मैं कहने लगूँ कि n से किसी संख्या को भाग करना है तो उस संख्या के लिए जो रिमाइंडर हो सकते हैं वो 0 1 2 3 से लेकर के n-1 तक हो सकते हैं।
मतलब ये कि मैंने कहा कि 25 से भाग कर रहा हूँ किसी संख्या को मैं, तो क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं, क्या क्या शेषफल हो सकते हैं, तो 0 से लेकर के 24 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 27 होगा, 25 से बड़ी संख्या में आपको आंसर दूंगा, वो तो गलत है ना। रिमाइंडर का मतलब ही क्या होता है, बचा हुआ, जो मतलब कम हो, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे, ठीक है, कम रह जाता है तो वो भाग पूरी पूरी हो नहीं पाती, उसी को तो हम कहते हैं ना रिमाइंडर। तो इस 8 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, फिर अब दो केस बनते हैं कि 6 हो सकता है या पूरी पूरी कट जाएगी। देखो 3 की जो जो आप ये 3 की पावर समथिंग जो भी देख रहे हैं, 3 का आप चाहे 1 पावर खोल लें, 2 खोल लें, 3 की पावर कितनी ही खोल लें, कभी 7 का मल्टीपल उसमें नहीं आता है, कभी भी वो 7 का मल्टीपल नहीं देगी। तो इसके लिए आंसर क्या हो सकता था, सिर्फ 6 हो सकता था। लेकिन कि 7 का मल्टीपल नहीं दे सकती, इस तरह की कि क्या ऑथेंटिसिटी है इस चीज़ की, इसको अगर आप प्रॉपर ढंग से करना चाहते हैं, या मान लो विकल्प कम ही आ जाते, विकल्प भी 7 8 ना दे करके यहाँ 5 दे देता, ठीक है, 4 दे देता, और इन दोनों विकल्प के स्थान पर कि यहाँ 4 होता, यहाँ 5 होता, तो तब कैसा करते। अभी तो हमने सेंस के बेसिस पे कर दिया कि 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 बच सकता है आंसर, 0 इसलिए नहीं बच सकता क्योंकि 3 की पावर कुछ भी करें आप 7 का मल्टीपल नहीं देती है, 8 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि बड़ा है 7 से, और 7 भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो अब दूसरा जो तरीका है वो प्रॉपर ढंग से करने का, उसको कैसे करेंगे। देखो इस थ्योरम को जो मैं बताने वाला हूँ इसको कहते हैं टोशेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टोशेंट थ्योरम कहते हैं। लेकिन इसका नाम क्या है, क्या कैसे फंक्शन करती है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आपको एक काम करना है, जब रिमाइंडर निकालो तो जो पावर है ना, जिस पद को भी आप भाग कर रहे हैं, जैसे 1989 है, आप ये जो जिससे भाग कर रहे हैं, अगर ये एक अभाज्य संख्या है तो उसमें से एक कम कर लो, 6, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसे 3 की पावर के रूप में लिख करके तब 7 से फिर भाग करके रिमाइंडर निकालो, क्योंकि 3 की पावर 1989 तो आप खोल नहीं सकते ना। 3 की पावर तो मैं अगर कहूँ ना कि 5 खोल दो या 6 खोलो, तब भी आपको अजीब लगेगा कि नहीं हम इसको खोलना पसंद नहीं करेंगे। तो 6×18, 6×18 और 6×6, यहाँ से कितना बनेगा, 3 बचेगा, ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा रिमाइंडर। और वो रिमाइंडर मैंने अभी भी क्या बताया आपको, किसको दे देना है, वो दे देना है 3 की पावर 3 को। तो पावर जो 1989 थी, अब वो क्या हो गई, वो छोटी हो गई, ठीक है। मैं थोड़ा इधर साइड में बता देता हूँ इसको एक बार प्रॉपर ढंग से, और कि जैसे कि 3 की पावर 1989 था और इसे 7 से भाग देना था। आप कंसिडर मत कीजिए कि विकल्प क्या थे इसके, बस ये है कि 7 से भाग देख करके शेष क्या आएगा ये बताना है, ठीक। जल्द ही मैं अपलोड करूँगा शेषफल रिगार्डिंग जो थ्योरम्स होती हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी अच्छे से अच्छे लेवल का आप उन वीडियोज़ को देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, जो कि इतनी बड़ी पावर तो खोल नहीं पाओगे आप, है ना, तो फिर 7 से भागी की संख्या को करोगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो 7 है ना, आप इसमें से एक घटा लोगे, 6 आएगा, ठीक। और आप 1989 को डिवाइड कीजिएगा, इसे भाग करने के बाद जो भी शेष बचता है उसको 3 की पावर में लिखो, ना कि 1989 को। तो ये अब डिवाइड कीजिएगा तो 6×18 1 बचेगा, फिर 18 हो जाएगा, 6×18 पूरा पूरा, 6×6 तो 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3। तो आपने क्या कर लेना है, उसे 3 की पावर के टर्म्स में लिख देना है, 3 की पावर 3 और 7। अब करो भाग, 3×3 = 27/7, तो 7×21 बचा कितना, 6 रिमाइंडर बचा, ठीक है ना, कितना बचा, 6। तो ये टोशन थ्योरम पर बेस्ड है। ये हम इसको और प्रॉपर ढंग से जब हमारा जो टॉपिक प्रॉपर चलेगा तभी डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों होता है, ये सब बातें हम तभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मुझे इस सेट को सॉल्व करवाना था और आपको ये दिखाना था कि क्वेश्चन जो आपको बड़े दिखते हैं वो बड़े होते नहीं हैं, हर क्वेश्चन को शॉर्टली किया जा सकता है और उनके मेथड्स को भी आसानी से याद रखा जा सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 डिग्री है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बहुभुज क्या होते हैं, जैसे मैं कहूँ चतुर्भुज, तो चतुर माने 4 भुजा वाला, पंचभुज 5 भुजा वाला, ठीक है, 5 भुजा वाला, इस तरह से। या फिर षष्ठभुज 6 भुजा वाला, सप्तभुज। तो अब बहुभुज क्या दिया, तो मतलब उसमें कितनी ही भुजा हो सकती हैं, तो हमने बोल दिया n भुजा, n तो कुछ भी हो सकता है ना, तो n भुजा वाला,
तो इसको कहेंगे हम क्या, बहुभुज, बहुत ज़्यादा भुजा वाला। बहुत ज़्यादा कितनी, n भुजा। अगर किसी भी बहुभुज में जब n भुजा हमने मान ली है तो उसके अंतःकोणों का योग जो होता है वो होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ये, कि n-2 इंटू 180। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, अंतःकोणों के योग का। ओके, n-2 2 फिक्स है, n जो भी भुजा दे देगा वो, और गुणा 180, क्योंकि हमें तो इसमें भुजा निकालनी है। अच्छा, इसमें दे क्या रखा है, इसका मान हमें 2160 दे रखा है। 0 से 0 कैंसिल। अच्छा, ये जाएगा 18 से, 18 का ना 18, 3 18 दूनी 36। अब n-2 बराबर कितना है, 12 है, तो n का मान कितना आ जाएगा, 14। तो कितनी भुजाएं हैं इसमें, 14। ओके ना, तो आंसर कितना होगा इसका, 14 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्यों होता है, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी जब क्लास प्रॉपर चलेंगी। ठीक है, अभी बहुत वक्त लग जाएगा अगर ऐसे ही मैं बीच बीच में आने वाली थ्योरम्स को प्रूफ करने लगा तो। फिलहाल अभी इसका आप फॉर्मूला याद रख लो, n-2। ठीक, अंतः मतलब ये जो इसने बोला ना अंतःकोणों का योग, थोड़ा प्रैक्टिकली देख लो कि किसकी बात कर रहा था। जैसे चतुर्भुज होती है ना, चाहे वो वर्ग हो या आयत हो, है तो चार भुजा वाला, इसके 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 योग जो एंगल्स का वो ये होता है। जैसे आपको पता है इसका कितना होता है, 360 होता है ना। ठीक है, अब अगर इसमें रखिएगा आप तो 4-2 गुणा 180, तो 18 दूनी 2 बचेगा ना, ऐसे 18 दूनी 36 आ गया ना 360। तो ये आपको याद रखना था। आगे क्वेश्चन है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक क्या है। अब ये थोड़ा शब्द ऐसे से आते हैं हिंदी में तो ऋणोत्तर वगैरह, तो बेटर रहेगा थोड़ा इंग्लिश में भी अपने आप को प्रिपेयर करें आप। ठीक है, द लीस्ट नॉन नेगेटिव प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, द लीस्ट कम से कम, मतलब छोटे से छोटा, नॉन नेगेटिव होना चाहिए और प्राइम इंटीजर होना चाहिए। ठीक, पहली बात तो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 3 5। ठीक है, मतलब एक ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से डिवाइड हो सके, ऐसी संख्या को कहते हैं प्राइम संख्याएं। ठीक, अब सबसे छोटी बतानी है और नॉन मतलब निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। देखो 0 को प्राइम नंबर में हम नहीं काउंट करते, ठीक है ना। सबसे छोटी बतानी है, चूंकि 1 को भी नहीं काउंट करते, तो काउंट किसको करते हैं, 2 को करते हैं, यही नॉन निगेटिव भी है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएंगी हमारी प्राइम नंबर। ओके ना, 3 तो बड़ी होगी ना, हमें सबसे छोटी बतानी थी, तो आंसर हो गया 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे ये भी सब मैंने संख्याओं के बारे में डिस्कशन किया हुआ है एक वीडियो में हमारी नंबर सिस्टम वाली, आप उसको देख लीजिएगा।